जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जहां आप अभी लगातार जो है ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो अभी पिछला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसे आप देख रहे हैं। और ये किसी भी एग्जाम से पहले आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको आप अपने स्तर से भी कीजिए, और हम आपके लिए अभी रुक्मिणी का जो ये मार्केट में है जो विश्वसनीय है विद्यार्थियों के लिए, तो इसका जो अवेलेबल है उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको डिटेल में करवाया गया है, तो डिटेल में हम आपको इसमें भी करवा रहे हैं। तो आज हम जो है आपके लिए जो इंटर स्तरीय जो प्रारंभिक परीक्षा जो 10, 12, 18 को कंडक्ट की गई थी उसके जो प्रश्न है आपको सेकंड शिफ्ट का ये करवा रहे हैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इसके पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 918। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। 2011 के जनगणना अनुसार गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है जो 1021 है, और 2011 के जनगणना अनुसार ही भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। तो 943 से जहाँ ज़्यादा है वो लिंगानुपात अच्छा माना जाता है। लिंगानुपात वो स्थिति है जहाँ प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की वह स्थिति क्या है। तो बिहार में हमारे प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 918 महिलाएं हैं। तो इस हिसाब से जो गोपालगंज जिले हैं उसमें आपको प्रति 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं, तो वहाँ का जो है लिंगानुपात अधिक है। और जो पूरे भारत की बात करें तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है वह केरल है जो 1084 है 2011 के जनगणना अनुसार। और अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये आपको हरियाणा राज्य हो जाएगा जिसका मात्र 879 है। और अगर 2011 जनगणना के अनुसार अगर साक्षरता की भी बात करें तो सबसे कम हमारा बिहार ही है जिसमें 63.8% है। और 2011 के जनगणना अनुसार अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसमें सबसे अधिक बिहार का स्थान है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनको चिदम्बरा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता दूसरे साहित्यकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर को जो है ये 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम आपको 1965 में जी शंकर कुरुप को ओडा कुजाई जो है मलयालम कृति के लिए इनको मिला था। और लेटेस्ट किया जाए बात अगर वर्ष 2021 और 22 के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि इसके लिए नीलमणि फुकन और जो कि कोंकणी लेखक, और ये जो है आपको 2022 के लिए दामोदर मौजो को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग का और मैथ आप लोग अपने से करेंगे। कोई सवाल भारी नहीं होंगे लेकिन आपको जल्दी से बना के उसे सॉल्व करना होगा उस समय में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इसमें कमाल होगा एसएससी वाले क्वेश्चन में। अगला देखिए कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन, 25% CO एवं 4% CO2 होता है तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, मीथेन व ऑक्सीजन होता है। प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। तो प्रोड्यूसर गैस का जो प्रयोग है कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। वाटर गैस का प्रयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। बायोगैस के मुख्य घटक आपको मीथेन है जिसमें आपको ये 65% लगभग रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का सवाल है। मैथ का ये मिक्स करके आपको वहाँ भी परीक्षा हॉल में भी मिलता है।
चलिए देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर के पैरेलल में। तो ये है जो ग्रीनविच देशांतर है 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच, इन दोनों के बीच जो अंतर है 12 घंटे का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, जो चुकी सागर है, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। देशांतर के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है। दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए रीजनिंग का सवाल है। अगला देखिए, ये सब रीजनिंग का सवाल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये है, हाइपोकैलिमिया किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम हो जाएगा। हाइपोकैलिमिया रोग जो है पोटेशियम की कमी से होता है। हाइपोकैलिमिया का प्रमुख कारण पोटेशियम लेवल में गिरावट, जो आमतौर पर खराब आहार सेवन करने के कारण होता है। पोटेशियम के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा ताप का नियंत्रण किया जाता है। थैलेमस के कार्य दर्द, ठंडा तथा गर्म का पहचानने का कार्य होता है इनका। थायमिन जो है विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भी रीजनिंग का सवाल है। ये देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन का प्रावधान करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 14 का संबंध जो है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के संबंधित प्रावधान है जो ऊपर में बताए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति ये जो है इनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन या उसके उत्साधन के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईरान की तेल राजधानी है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ईरान की जो तेलीय राजधानी हो जाएगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आवादान हो जाएगा। आवादान से प्रतिवर्ष जो है ईरान में लगभग 33 बिलियन बैरल जो यहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है। ईरान में प्रतिवर्ष लगभग 85 बिलियन बैरल तेल का जो उत्पादन किया जाता है, जिसमें 33 बिलियन बैरल जो है यहीं से प्राप्त होता है। ऐसे आप ये थोड़ा सा करंट से भी इसको जोड़ के रखेंगे, ये क्योंकि अभी क्या स्थिति है उसे भी आप लोग देख लेंगे। प्राकृतिक गैस में उत्पादन में जो है अमेरिका का प्रथम स्थान दिया गया है और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस के पास है। और ईरान की राजधानी आपको तेहरान है, ईरान की जो राजधानी एवं आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेनिसिलियम उदाहरण है किस चीज का? तो पेनिसिलियम जो है उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कवक का उदाहरण है। एस्परजिलस के प्रयोग पनीर उद्योग में किया जाता है और 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक से कवक प्राप्त किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ जो है पालतू पशुओं के लिए हानिकारक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन। 11वीं अनुसूची में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन शामिल नहीं है और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन समवर्ती सूची में है। 11वीं अनुसूची का संबंध आपको पंचायती राज से है। 11वीं अनुसूची में आपको 29 विषयों को रखा गया है। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है।
11वीं एवं 12वीं अनुसूची को 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूरबीन के खोजकर्ता कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैंज लिपर से हो जाएगा। दूरबीन की खोज हैंज लिपर से के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा जो है 1608 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया गया। इन्होंने इनका नाम किगकेर रखा था। किगकेर डच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है देखने वाला। टेलीस्कोप के साथ जो है गैलीलियो का नाम भी जुड़ा हुआ है और तियानानन ये जो है दूरबीन सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है। आप हालांकि अभी नए नए दूरबीन का जो निर्माण हुआ है तो ये करंट से आप जोड़ के देख सकते हैं, जिसमें कि वेब टेलीस्कोप ये सब जो हुआ है, इलेक्ट्रॉन ये जो टेलीस्कोप वगैरह का निर्माण किया गया है, तो उसे आप करंट में जो होगा उसे पढ़ के ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, ये सब आपको मैथ और का सवाल है। ये देखिए कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर हो जाएगा। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान अवस्थित है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे हम दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जानते हैं और गन्ना की जो जन्मभूमि है इसे भारत माना जाता है। सबसे अधिक गन्ना भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आपको कानपुर में स्थित है और भारतीय मौसम वेधशाला जिसे कहते हैं उसे पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डायनेमो हो जाएगा। डायनेमो युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। अस्थायी चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर कोड इत्यादि में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबकत्व प्राप्त कर सकता है और शीघ्र ही समाप्त कर सकता है। फौलाद या इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर इत्यादि में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रीजनिंग का है, इसे छोड़ेंगे। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधायिका मंडल में बम फेंका था और ये जो है हालांकि इससे कोई हानि नहीं हुई थी और बम फेंकने का कारण यह था कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक को भारतीयों के विरोध के बावजूद सरकार पास कराना चाहती थी। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं मारकर आत्महत्या कर ली और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई। राजेंद्र लाहिरी को काकोरी षड्यंत्र में फांसी दी गई थी और सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सब बीच बीच में रीजनिंग के सवाल हैं जिसे आप देख लेंगे। ये देखिए 31 का ये करंट अफेयर्स का उस समय का सवाल है जिसे अभी छोड़ते हैं। अगला देख लेते हैं, किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया? ये भी उस समय का करंट है, फिर भी इसका आंसर बोल देते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की गई किनके द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी देवाधि क्षमा श्रवण के द्वारा। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवाधि श्रवण के द्वारा किया गया था और द्वितीय जैन संगति आपको 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जैन साहित्य को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। प्रथम जैन संगीति आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था और श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वे हुए जो नग्न अवस्था में रहने वाले हैं। तो ये दो विभाजन आपको प्रथम जैन संगीति में ही हो जाते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हालांकि ये करंट से रिलेटेड है, फिर भी आप इसे अपडेट रखेंगे और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा उस समय के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाहुल प्रणाली शुरू किया था किनके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा हो जाएगा।
पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई। इसमें जो दीक्षित होने वाले व्यक्ति थे उनको 5 प्रकार के, जो जैसे कि ककार इसको कहते हैं, जैसे सारे अक्षर इसमें क से ही हैं। केस, कंघा, कृपान, कच्छ और करा ये रखने का उनको जरूरी रखना पड़ता था। सिख धर्म के जो संस्थापक है वो आपको गुरु नानक देव जी थे। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को क्रमशः आपको बताते हैं, जैसे गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में और गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में। अर्जुन देव जी की हत्या जहांगीर जो उस समय में शासक थे उनके द्वारा, और तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में आपको औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड प्रदान किया, इसमें हत्या करवा दी गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी करंट से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हालांकि इसका आंसर दे के निकलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, क्योंकि नासिक में प्याज बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से इसका जो सही आंसर है वही हो जाएगा। तो इसे जो करंट अफेयर्स जो लगातार जो आने वाले रहते हैं, तो इसमें जो 6 महीना पहले वाला जो या साल भर पहले वाला करंट अफेयर्स है उसे आप देख लेंगे, परीक्षा से पहले भी देखेंगे तो चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाइपेज परिवर्तित करता है किसको किसमें? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमल्सी वस्तुओं को ग्लिसरीन में। लाइपेज इमल्सी वस्तुओं को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। वसा का पायसीकरण Na द्वारा किया जाता है, अर्थात सोडियम के द्वारा। लाइपेज अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है। अग्नाशय ग्रंथि से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। एमाइलेज मंड, जिसे स्टार्च कहते हैं, भोज्य पदार्थ को जो है शर्करा में बदल देता है। अगर पूछा जाए कि लार से क्या होता है, लार से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जंतर मंतर बनवाया गया तो कब, तो या किन के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सवाई जय सिंह के द्वारा। ये जो है जंतर मंतर वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में सवाई जय सिंह के द्वारा जो ये बनाया गया था। सवाई जय सिंह खगोल विद्या में रुचि रखते थे, और औरंगजेब का जो मुगल शासक रहे हैं वो 1658 से 1707 तक ये रहे हैं, और इन्हीं के कार्यकाल के समय की ये सब घटना है। और महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं अमर सिंह थे। आप सवाई जय सिंह का एक बार कार्यकाल भी चेक कर लेंगे, और इसमें क्या है, दिल्ली का जंतर मंतर जो है वो अलग है, और ये सब जो जंतर मंतर है ये अलग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रीजनिंग है ये सब सारा। देखिए 43 नंबर का देखिए, किसने इंडिया स्ट्रगल फ्रॉम फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक नाम की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। कर्मयोगी लाइफ डिवाइन सावित्री पुस्तक के लेखक जो अरविंद घोष हैं। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। समाजवाद क्यों, इसकी ये जो पुस्तक है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 आई में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज और नगर पालिका के वित्तीय विषय पर अपना रिपोर्ट देते हैं। वित्त आयोग का गठन की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आबादी 90% है। भारत में सबसे कम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है, जहाँ पे 62% ये है।
ये सारे जो आंकड़े हैं ये आपको 2011 के सेंसस के आधार पर है। सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य जो है आपको महाराष्ट्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो मैथ होगा, रीजनिंग होगा, उसे छोड़ देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं कि अरल सागर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य। ये अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है और जिब्राल्टर को भूमध्य रेखा की कुंजी कहा जाता है। सुशीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, अर्थात इसे हम लोग एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में आपको लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में मुंबई में संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। एओ ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारत में आईसीएस अधिकारी के उस भूमिका में ये उदार प्रवृत्ति के कारण, अर्थात ये अच्छे विचार के थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी, अर्थात शिमला का संत इसे कहा जाता है। लगभग 20 वर्षों तक एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के प्रधान सचिव रहे, प्रधान महासचिव, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, चांदी हो जाएगा। चांदी विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। चांदी में जो प्रतिरोध होता है न्यूनतम होता है, इस कारण यह सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक है। चांदी आघातवर्धीय, तन्य और चमकदार धातु है। चांदी का प्रतीक आपको एजी हो जाता है। तांबा भी विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेकिन सबसे अधिक आघातवर्ती या फिर तन्य कह सकते हैं ये धातु, जो अगर पूछा जाए तो वो सोना हो जाएगा। सबसे अधिक अगर तन्य धातु यही सोना ही आता है। रबर, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि जो है ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें ये भी करंट से जुड़ा हुआ है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहित शर्मा के द्वारा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड 3 दोहरा शतक लगाया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक सर्वप्रथम सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा। सड़क के परावर्तित लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटरयान में पश्च दर्पण के रूप में चालकों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये चालकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण के द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की जो वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में ये बन जाता है। उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। उत्तल दर्पण में बात करें तो वस्तु को जो है ध्रुव एवं अनंत के बीच कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब सीधा, आभासी और ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, कान में, आँख में, या नौक के जो डॉक्टर रहते हैं इनके द्वारा, या फिर दाढ़ी बनाने के दर्पण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रीजनिंग है, जिसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल चुनिए। तो गुलजारी लाल नंदा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कि गुलजारी लाल नंदा। दिए गए सभी नाम जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इनमें से गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल पानी में यही होता है, और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश की गति की गणना जो है सर्वप्रथम रोमर के द्वारा, जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा की जाती है। चलिए आइए जो प्रकाश की गति निर्वात में क्या होती है देख लेते हैं। निर्वात में आपको
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और तारपीन का तेल में जो है इसका 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में जो है इसका जो वेग है वो आपको 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नायलॉन में इसकी जो चाल है आपको 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीच बीच में इसमें मैथ और रीजनिंग के भी सवाल हैं। देखिए ये है कि ग्रीनोकाइट एक अयस्क है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम का हो जाएगा। ग्रीनोकाइट कैडमियम का एक अयस्क है, और कैडमियम का जो सूत्र है वो Cd होता है। क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है, और बेरियम धातु का जो अयस्क है बेराइट होता है। जिंक का जो अयस्क होता है जिंक ब्लैंड, कैलामाइन और जिंकाइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो बॉक्साइट है, जिसका Al2O3 × 2H2O होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघाई हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है संघाई चीन में है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को किया गया था। केवी कामत जो है इस बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे, और इस बैंक की जो स्थापना है ब्रिक्स देशों के द्वारा जो किया गया था, और जिसका प्रारंभिक पूंजी जो है 100 अरब डॉलर था। और इसके जो करंट में जो अध्यक्ष हैं इसके बारे में आप याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए मैथ रीजनिंग का भी बीच में सवाल है, जिसे आप लोग अपने स्तर से देखिएगा। अगला है, मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक बंगाल हो जाएगा। ब्लैक बंगाल जो बकरी है वो मांस के लिए बहुत फेमस है, और ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी असम, ये असम में और उत्तरी ओडिशा में मुख्यतः पाया जाता है। इस नस्ल की बकरी की जो प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है तथा इसका मांस स्वादिष्ट होता है। जमुनापरी बकरी दूध उत्पादन के लिए अधिक प्रसिद्ध है। बकरी के रक्त का तापमान जो है हम लोगों से अधिक होता है, जैसे कि हम लोग का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। बकरी के दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उकाई परियोजना 71 का ये प्रश्न है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। चलिए कुछ अन्य परियोजना देख लेते हैं किस नदी पर है। भाखरा नांगल परियोजना आपको सतलज नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर। पुच्छम पाद परियोजना गोदावरी नदी पर। बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर। तिलैया जो परियोजना है बराकर नदी पर है। पंचेत परियोजना या पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। थीन परियोजना रावी नदी पर, और नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है गोदावरी है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगर भारत के सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और भारत से होकर जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 674 नंबर में है, ये है कि कौन सा स्थान कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेस्टफैलिया हो जाएगा। वेस्टफैलिया स्थान जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और ये जर्मनी का उत्तरी राइन वेस्टफैलिया एक शहरी क्षेत्र है, और यह यूरोप का सबसे प्रसिद्ध कोयला खान है। जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है कोयला इस्पात के लिए ये बहुत ही फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोरॉन एक है, क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपधातु है।
बोरॉन एक उपधातु है जो तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिडियम और पोलेनियम। बोरोन के जो यौगिक हैं B2O3 का जो उपयोग बोरिक एसिड नाम से जो है दवा बनाने में, कांच उद्योग में, बोरेक्स बीट टेस्ट में इत्यादि में उसका यूज होता है। बोरेन का प्रयोग खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में किया जाता है। और पोलेनियम जो है मानव निर्मित प्रथम तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शुद्ध दूध को चीनी कहते हैं, ये देखिए आपको रीजनिंग का ये सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन आपको 2003 ईस्वी में किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में अब कुल टोटल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में सिंधी जो है, कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी भाषाएं भी इससे पूर्व में जोड़ी जा चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2014 हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जुलाई 2014 ईस्वी में शुरू किया गया। गोकुल मिशन के लिए गुजरात में गिर गाय अभ्यारण्य की स्थापना किया गया है। गाय के दूध में प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजय स्तंभ बनवाया गया है किनके द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। राणा कुंभा का संबंध मेवाड़ राज्य से है। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह किला आपको बैराज नदी के किनारे स्थित है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश आगरा में है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। लाल किला दिल्ली का एक विश्व प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल ने करवाया था। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये 18 जून 1576 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है किस पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंग की आवृत्ति पर। ध्वनि की तीव्रता तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि का चाल ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है और ध्वनि की चाल पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल हालांकि यहाँ पे दिया है कि बढ़ जाता है, तो इसे आप एक बार चेक कर लेंगे कि हालांकि टेम्परेचर बढ़ने पर उसका बढ़ जाता है, तो आप इसे नमी में भी चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैराडे हो जाएगा। और विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक फैराड है। और चलिए कुछ अन्य भौतिक राशि और उसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी है। और ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा।
ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित पिलबरा और दक्षिणी किम्बरले क्षेत्रों में फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया जो डिजर्ट है ये भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, और गिब्सन सैम्पसन ये सब जो डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में ही है। और थार मरुस्थल जो है भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस का हो जाएगा। माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। माचिस की तिलिया के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है। फास्फोरस के 5 अपरूप हैं: श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1952 होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया, और 2 अक्टूबर इसको जो है 2 अक्टूबर 1952 को इसका शुरुआत किया गया था, और 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया, और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो बहुत सारे जो योजनाएं हैं 2 अक्टूबर को लागू की गई है। आप किन किन योजनाओं के बारे में जानते हैं उसे आप चाहें तो डिटेल में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है हमारा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2001 हो जाएगा। 25 जुलाई 2001 में बीएसई ने डॉलेक्स 30 सूचकांक शुरू किया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात करें तो ये 1875 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई। एनएसई की फेरवानी समिति के रिपोर्ट के आधार पर एनएसई की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजय बाड़ू है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बाड़ू हैं, और संजय बाड़ू जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एथाइल अल्कोहल है। इसमें जो है इसे एथाइल अल्कोहल को C2H5OH के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये अनाज के किण्वन अर्थात स्टार्च समृद्ध पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इथाइल अल्कोहल CH3OH को जो है कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक चरण में यह कास्ट ध्वंसात्मक आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। पूर्ण शराब अनहाइड्रेटेड होता है। पेट्रोल एवं एथाइल अल्कोहल के मिश्रण को पावर पेट्रोल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोटरडॉम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रोटरडॉम के बारे में यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलयान निर्माण के लिए। रोटरडॉम में जलयान का निर्माण किया जाता है। चलिए कुछ अन्य नगर जो फेमस है उसके बारे में जान लेते हैं। बेलफास्ट की बात करें तो अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए बेलफास्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जहाज निर्माण के लिए है। किनशासा आपको पूछा जाए तो ये मांस उद्योग के लिए फेमस है। सिएटल आपको वायु निर्माण के लिए फेमस है। ढाका आपको कालीन उद्योग के लिए फेमस है। वियना आपको कांच उद्योग के लिए फेमस है। हवाना आपको शिगार के लिए फेमस है। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए फेमस है। ग्लासगो आपको जहाज निर्माण के लिए फेमस है। और कोबे जो है आपको लौह इस्पात के लिए फेमस है। तो इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? अगला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रेट द्वीप है। लक्षद्वीप में पिटली द्वीप है जहां मानव नहीं रहते हैं। केवल एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्षद्वीप में पिटली द्वीप है जहां मानव नहीं रहते हैं, केवल एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह समूह जो है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत ये आता है। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। दादरा एवं नागर हवेली एवं ये दमन एवं द्वीप जो है ये इसकी राजधानी दमन में स्थित है। इसमें जो दिया गया है कि लक्षद्वीप का ये जो सवाल है कि लक्षद्वीप में पिटली द्वीप है जहां मानव नहीं रहते हैं, केवल एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपको
हाल ही में होने वाले जो एसआई के मेंस में ये पूछा गया सवाल है, जो आपको लुसेंट वगैरह में भी नहीं अवेलेबल है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, डिटेल भी दिया गया है, और इसका डिटेल पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होगा कि कोई क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद आप रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महानगरीय नियोजन समिति का संबंधित अनुच्छेद क्या होगा यहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 JD हो जाएगा। महानगरीय नियोजन समिति का संबंध 243 JE से है। जिला नियोजन समिति का संबंध जो है अनुच्छेद 243 ZD से है। नगर पालिका का जो निर्वाचन अनुच्छेद है 243 य में वर्णित है। राज्य वित्त आयोग से संबंध अनुच्छेद 243 I में है, एवं अनुच्छेद इसमें Y भी इससे संबंधित है। नगर पालिका का अनुच्छेद 243 तो से अनुच्छेद 243 य 6 तक वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये उस समय का करंट अफेयर्स जो आप एक साल पिछला अगर आप याद रखेंगे तो उसमें चलेगा। पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का ये 2018 का क्वेश्चन है, सेट है, तो इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से जो है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारदा सिन्हा को 2018 में ये अवार्ड मिला था, जिसमें टोटल जो है वर्ष 2021 की बात करें तो इसमें 128 पुरस्कार दिए गए थे। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विद्युत हीटर में उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का एलिमेंट होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग होता है। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का एवं जस्ता का मिश्र धातु है। नाइक्रोम का तार के जो प्रतिरोध हैं वो उच्च होते हैं। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड हो जाएगा। चूहे के विष में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड ZnCl2 का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में भी किया जाता है। लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 115 नंबर का सवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। आइए कुछ संस्थान और उसके संबंधित स्थान को देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो का जो उपग्रह केंद्र है ये बेंगलुरु में है। सार केंद्र अगर पूछा जाए तो ये आपको श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। मुख्य नियंत्रक सुविधा अगर पूछा जाए तो हासन में है, और भौतिकी रिसर्च प्रयोगशाला अहमदाबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र आपको अहमदाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया का जो है लेखन किया गया था। आइए कुछ अन्य पुस्तक और उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। द नेशन इन द मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट, और इनके द्वारा एक कॉमनवेल्थ भी लिखा गया था। और होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। तराने हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विषाणु हो जाएगा। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। आइए कुछ बीमारी और उनसे संबंधित विषाणु के नाम जान लेते हैं। जैसे एड्स का जो विषाणु है वो HIV है।
डेंगू ज्वर जो है वो अरबो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है आपको मिक्सो वायरस से होता है। और छोटी माता आपको वेरिसेला वायरस। खसरा जो है आपको मोरवली वायरस से होता है। रेबीज आपको रेप्डो वायरस। और हर्पीज जो आपको हर्पीस वायरस से होता है। तो अगला प्रश्न चलिए अब देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शुक्र हो जाएगा। निकट तारा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा हम लोग कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के पास है और शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है अरुण है। और बात करें उपग्रह की तो हमारे पास जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है, जिसे हम लोग जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एलिजन हो जाएगा। एलिजन शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल का जो है शरीर जो है सुकाय सदृश होता है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त होता है। संवहन उत्तक रहित आत्मपोषी होते हैं ये, अर्थात स्वपोषी होते हैं। शैवाल का उपयोग भोजन में, खाद्य निर्माण में इत्यादि में किया जाता है। भोजन में पोड़ी फायरा, अलवा, सारगासम, लेमिनेरिया, नॉन स्टार्ट इत्यादि जो ये सब शैवाल का उपयोग किया जाता है। आयोडीन का निर्माण में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया इत्यादि का जो है उपयोग हम लोग करते हैं। खाद्य के निर्माण में अगर पूछा जाए तो नॉस्टक, एनाबीना, कैल्प और इत्यादि जो भी शैवाल है इनका यूज करते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान की खाड़ी और पर्शियन की खाड़ी को। हॉर्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी और पर्शियन की खाड़ी को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स जो जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है, उसी तरह फेफड़े का संबंध क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन से हो जाएगा। जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार फेफड़ा का संबंध ऑक्सीजन से है। हृदय में रक्त का संचार होता है। और अगर पूछा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1876 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इस संगठन द्वारा पहली बार सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा कम करने का विरोध पूरे भारत में किया गया था। इंडियन लीग का जो है, इंडिया लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और साढ़ हो जाएगा। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और साढ़ है। बुद्ध के जन्म के बारे में बात करें तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म लुम्बिनी वन में महामाया देवी के गर्भ से हुआ था। हालांकि इनकी माँ का जो है मृत्यु बहुत ही अल्पायु में हो गया था, मात्र 7 दिन में। और इनका जो लालन पालन है, अर्थात इनका जो देखभाल है, इनकी मौसी प्रभावती या फिर प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है आपको 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ। और इसे कहते हैं कि यहाँ पे चुंद के द्वारा जो है जो इनको भोजन अर्पित किया गया था, शुकर के मांस खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध के जो महाविनिष्क्रमण का प्रतीक माना जाता है तो इसे घोड़ा को माना जाता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल वृक्ष है।
बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक हम लोग स्तूप के रूप में जानते हैं, और बुद्ध के जो पूर्व जन्म के जो कथाएं हैं उससे संबंधित जो बुक है उसे हम लोग जातक कथा के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई होंगे। अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिया। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जनता दल के द्वारा किया गया था। एकमात्र वोट से अटल बिहारी लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जो है विश्वास मत खोने वाले प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल 1993 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है आपको 1992 में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन विधेयक और 74वें संविधान संशोधन विधेयक 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 24 अप्रैल को हम लोग जो है इसे भारत में लागू कर दिया गया, तो इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था, और ये सत्याग्रह है जब वर्ष 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसी में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। और चंपारण के जो किसान हैं राजकुमार शुक्ल वहाँ पे पहुँचते हैं, और गांधी जी को वहाँ पर जो अंग्रेजों के द्वारा जो 3 कठिया प्रणाली अर्थात नील की खेती से का जो एक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे भाग में वो करना होता था, उससे संबंधित और बहुत सारी कमियों के बारे में बताया, जिसके बाद गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह करने के लिए 1917 में आए, और इनका नेतृत्व उन्होंने ही किया था गांधी जी के द्वारा। और भारत में गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। 3 कठिया पद्धति की उन्होंने समाप्ति इससे करवाई थी, और इसका जो संबंध है 3 कठिया पद्धति का संबंध अनुबंध 1867 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईरान हो जाएगा। दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ईरान में है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल भी ईरान में ही है। पूर्वी ईरान में अवस्थित दस्त-ए-लूट मरुस्थल का क्षेत्र 52,000 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, और सबसे बड़ा एवं गर्म मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। ये दोनों है। और नमीब मरुस्थल नामीबिया देश में स्थित है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विरुधुनगर है। भारत में जो विरुधुनगर तमिलनाडु है, इसमें यहाँ पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। हैंडलूम मेगा क्लस्टर है जैसे कि आपको वाराणसी, शिवसागर, मुर्शिदाबाद, गोड्डा, प्रकारम, गुंटूर, त्रिची, भागलपुर इत्यादि में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरल उपग्रह डिजाइन किया गया, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए सरल उपग्रह का जो है डिजाइन किया गया है। और सरल जो है उपग्रह भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त अभियान है। और सरल उपग्रह समुद्री संचरण तथा सागर के सतह उत्थान हेतु अध्ययन हेतु जो है इसका तुंगति मिति नापने के लिए अभिकलित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपको तीव्र, सतत और अत्यधिक समावेशी वृद्धि से यह संबंधित था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आपको
इसकी अवधि आपको 2012 से 2017 थी, लेकिन बीच में ही इसे ड्रॉप करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना इसके द्वारा इसके स्थान पर की जाती है। समावेशी विकास का अर्थ है विकास का लाभ सबको मिले, विशेषकर कमजोर वर्गों को। अगर योजना आयोग की बात करें तो ये अंतिम योजना वर्ष था, और ये योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई, और 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके बाद जो है बात करें जैसे और सब जो योजनाएं हैं, उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि को प्राथमिकता देना था, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद सबसे पहले खाने की समस्या थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बागुरम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी असम हो जाएगा। बागुरम्बा असम का नृत्य है। चलिए कुछ अन्य राज्यों के नृत्य देख लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का है राउफ है, हिकात है, दमाली है, मंजदास है, ये सब जम्मू कश्मीर का है। हिमाचल प्रदेश का धमान, छपेली, महाथू, नाटी, डांगी इत्यादि है। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, चपादी, झोड़ा इत्यादि है। बात करें असम का तो यहाँ पे बिहू, बिछवा, नटपूजा, महारास इत्यादि ये सब असम का नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2000 हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है आपको और इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको पूछा जाए तो 2010 में लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के सार्वभौमिकीकरण के उद्देश्य से इसे जो है शिक्षा को सभी के लिए बनाने के उद्देश्य से इसे लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेरिलीन का उपयोग किया जाता है किसमें? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गारमेंट हो जाएगा। टेरिलीन का उपयोग गारमेंट में होता है। टेरिलीन कृत्रिम धागा है जिससे चमकदार टिकाऊ कपड़ा बनाया जाता है। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल एवं टेरिफ्लैथिक अम्ल का बहुलक है। नायलॉन जो है पॉलीएमाइड है, और यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एपिडिक अम्ल का बहुलक है। नायलॉन जो है आपको मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। पॉलिएस्टर एस्टर समूह का बहुलीकरण से बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गेल की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1984 होगा। गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। गेल की स्थापना 16 अगस्त 1984 को किया गया था, जिसका पूरा नाम जैसे गेल का होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओएनजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई, और इसका पूरा नाम आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह ताजे पानी की झील है। कोलेरू झील का क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं। कोलेरू झील जो है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है या जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टारफिश हो जाएगा। स्टारफिश मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। स्टारफिश इकाइनो इरमेटा संघ से जुड़ा हुआ है, और इसका जो है इकाइनो इरमेटा संघ के अंतर्गत जैसे ब्रिटल स्टार, समुद्री हीरा, समुद्री आर्चिन इत्यादि आते हैं। इस वर्ग के प्राणी में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। मत्स्य वर्ग के सभी प्राणी असमतापी जंतु हैं। मत्स्य वर्ग के जीवों के हृदय द्विवेष्मी होते हैं। मिसोजेइक युग में रेप्टाइलों का युग इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह आज का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए कि रक्त का AB समूह जो सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एंटीबॉडी की कमी है। रक्त का जो AB समूह है सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि एंटीबॉडी की कमी है। AB रक्त समूह में A और B दोनों एंटीजन पाया जाता है। रुधिर वर्ग A समूह में केवल A एंटीजन पाया जाता है, और रुधिर वर्ग O समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि A एवं B दोनों एंटीबॉडी इसमें पाए जाते हैं। सब इसलिए जो है रक्त समूह O को सर्वदाता समूह कहते हैं। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है सारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं,
और आप सभी से अनुरोध है कि ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और ये आपको जो व्याख्या करके दिया जाता है इससे ये इतने इम्पोर्टेंट रहते हैं जिसे हम आप मालूम भी नहीं होता है और वो जब अगली बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तब पता चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। तो आपको ये डिटेल में करवाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। तो हम चाहते तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर बोल के भी निकल सकते थे, लेकिन आपको डिटेल में बताने का साफ मीनिंग है कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया जैसे बगुरम्बा कहाँ का नृत्य है, जैसे आपने असम का आंसर मार दिया, तो इसमें जो ऑप्शन है या फिर जो और संभव हो सके जैसे कि कुछ अन्य राज्यों के नृत्य जैसे रऊफ पूछ दिया जाता तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाता। तो इससे रिलेटेड जैसे कि इसमें जो डिटेल करवाए गए हैं तो उसे आप चाहें तो एक बार दो बार प्रैक्टिस करके आप चाहें तो इसमें बताया गया है उसे आसानी से आप याद करें और याद करने के बाद जितनी बार हो सके प्रयास करें कि ये आपको चूँकि बैक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने हिसाब से इसको जितना बार प्रयास हो सके इसको आप रिवीजन कीजिएगा। और अंत में आपसे यही कहना है कि आप जो भी इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो आप सब हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने मित्रों में शेयर कर दें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।